तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया में किसी चीज़ का मोहताज ना करे और दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो दो दोस्तों के बारे में है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी होने वाली है। तो अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनने का शौक़ है और मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें। उस पर ऐसी काफ़ी सारी सफ़र की और इस तरह की बहुत सारी मज़ेदार स्टोरी अवेलेबल हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने को मिले। स्टोरी पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो चुका है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी अवेलेबल है, वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो आप जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी खौफनाक और ख़ामोश जगह पर बैठ जाइए क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाएगी। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो दो दोस्तों के बारे में है, कैसर और हमज़ा। ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और इनका ताल्लुक़ ज़मींदार घराने से था और इनकी काफ़ी सारी फसलें और खेत वगैरह थे और इनके काफ़ी सारे डेरे वगैरह भी थे और ये खुशाब की साइड पे एक गांव में रहा करते थे। इनके माली हालात काफ़ी अच्छे थे क्योंकि इनकी ज़मीनों पे काफ़ी सारी काश्तकारी वगैरह होती थी और इन्होंने काफ़ी सारे माल मवेशी वगैरह भी रखे हुए थे और उनसे इनका गुज़र बसर क्या बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन होती थी। और ये दो दोस्त जहाँ भी जाया करते थे एक साथ ही जाया करते थे और अक्सर ये रात को अपने डेरे पर जाया करते थे और काफ़ी लेट वहाँ से वापस आया करते थे। वहाँ पे काफ़ी रौनक वगैरह लगाया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे और साथ जानवरों की देखभाल भी किया करते थे। कभी कभी और दोस्त भी इनके साथ जाया करते थे लेकिन ज़्यादातर बस यही दो डेरे पर जाया करते थे और इनको वापसी पे तकरीबन काफ़ी देर हो जाया करती थी। रात के 10-11 बज जाया करते थे और अगर गांव की बात की जाए तो 10-11 बहुत ज़्यादा टाइम होता है। उस टाइम तक गांव में तो तकरीबन मान लो कि शहर के तकरीबन 3 के बराबर का टाइम होता है। हर कोई सो गया होता है और पूरे हू का आलम होता है और ऐसे लगता है कि गली पे जैसे अगर एक चिड़िया भी पर मारेगी तो उसकी भी आवाज़ गूंजेगी। इतना खौफनाक माहौल होता है कि अगर कोई शहरी वहाँ पर चला जाए तो वो वहाँ से अकेले गुज़र भी ना पाए। बस ये गांव के देहाती लोग ही होते हैं कि जो कि बेखौफ होकर ऐसे रास्तों पर घूमते रहते हैं। इसी तरह की एक रात की बात है, ये दोनों दोस्त अपने डेरे पर गए हुए थे। अगर बताऊं तो डेरा भी गांव से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की मुसाफरत में था और उधर आबादी तो बिल्कुल ही ना थी। बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके की तरफ इनका डेरा था और इनके काफ़ी सारे मवेशी भी थे उधर। लेकिन इनके रास्ते में डेरे की तरफ जाते हुए एक हवेली पड़ा करती थी जो कि बचपन से ही देखते आ रहे थे कि वो बिल्कुल बंद है, ना ही वहाँ पर किसी की रिहाइश है और ना ही उसको कोई ख़रीद कर दोबारा बनवाता है। और वो इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी इन चंद सालों में कि वो बहुत खौफनाक मंजर पेश करती थी और ये आते जाते उस हवेली को देखा करते थे लेकिन कभी गौर नहीं करते थे कि यहाँ पर क्यों कोई नहीं रहता या ये क्यों आबाद नहीं हो रही। हालांकि अगर उसका नक्शा देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तर्ज पर बनी हुई हवेली थी और काफ़ी बड़े रकबे पर बनी हुई हवेली थी और उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई नहीं रहता था। ये एक ताज्जुब की बात थी और ना ही वहाँ पर कोई रहने आता था और ना ही कोई उस जगह को ख़रीद कर बनवा रहा था। लेकिन इन्होंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया था। अब उस रात भी ये इसी तरीके डेरे पर बैठे हुए थे। ये अपने साथ बोतलें वगैरह भी लेकर गए थे और साथ खाने पीने का सामान भी। सबसे पहले तो इन्होंने मवेशियों को धुलाया, नहलाया और उसके बाद उनको चारा डालने के बाद ये बाहर आकर चारपाई पर बैठ गए और लेट गए। ऊपर हल्के हल्के तारे आसमान पर नज़र आ रहे थे और हल्के हल्के बादल भी थे जिसकी वजह से चाँद छुपा हुआ था। हल्की हल्की रोशनी आती थी, फिर जब चाँद के सामने बादल आते थे तो रोशनी बिल्कुल कम हो जाया करती थी। ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई थी और वो गर्मियों के दिन थे और ये उस माहौल को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और साथ बोतलें वगैरह पी रहे थे और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और ये पहले कभी भी इतना लेट नहीं हुए थे। पहले तकरीबन 11 बजे तक चले जाया करते थे घर, लेकिन अब 12 बज चुके थे तो इन्होंने भी कहा कि चलो अब हमें भी घर जाना ही चाहिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है और पता नहीं अब घर में कोई जाग भी रहा होगा या नहीं और दरवाज़ा भी खोलने आएगा या नहीं।
हो सकता है वो ये समझ लें कि आज हम डेरे पर ही सोने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन हमें छुट्टी भी थी क्योंकि इतवार था। लिहाजा इन्होंने कहा कि चलो घर ही चलते हैं, इधर तो आज सोया नहीं जाएगा, अगर अल्लाह ना करे कि बारिश आ गई तो फिर हम घर कैसे भागेंगे फ़ौरन। लिहाजा दोनों ने अपना सारा सामान समेटा और वहाँ से निकले। अपने उस डेरे को ताला लगाया और जो दो इनके कुत्ते वहाँ पर ये छोड़ कर जाते थे उनको वहीं पर बांध दिया ताकि कोई अंदर चोरी वगैरह ना कर सके। और फिर ये अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर आते हुए जब ये उस हवेली के पास पहुँचे तो आज उनको उस हवेली के पास से गुजरते हुए काफ़ी ठंड सी महसूस हुई। तो हमज़ा ने कैसर को कहा कि क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है, काफ़ी ठंड सी और अजीब सा अफसुर्दा माहौल महसूस हो रहा है। तो कैसर ने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है। लिहाजा वहाँ पर खड़े हो गए और महसूस करने लगे उसी ठंड को। और पीछे मौसम इतना ठंडा ना था, लेकिन जैसे वो उस हवेली के पास आए तो आज उनको अजीब सी ठंड लग रही थी कि जैसे वो किसी सर्दियों के महीने में गुजर रहे हों वहाँ से। उनको काफ़ी ताज्जुब हुआ और वो इस चीज़ को देखना चाहते थे कि आखिर ठंडी हवा आ कहाँ से रही है। तो देखा तो हवा उसी हवेली वाली साइड से आ रही थी। इनको तजस्सुस हुआ और ये दोनों बग़ैर कुछ सोचे समझे हवेली की तरफ बढ़ने लगे। तो अभी हवेली की तरफ जाकर उसके गेट के सामने खड़े ही हुए थे कि जो कैसर था वो तो ऐसे डरा कि मानो पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। उसने ना ही हमज़ा को कुछ बताया और ना ही मुंह से कुछ बोला, बस उसने एक ज़ोर की चीख मारी और वहाँ से भाग गया। हमज़ा उसको आवाज़ें देता रह गया कि कैसर रुको, हुआ क्या है, बताओ तो सही, लेकिन उसने एक भी ना सुनी। हमज़ा भी थोड़ा पीछे तक उसके भागा, लेकिन फिर हमज़ा रुक गया क्योंकि वो इतनी स्पीड से भाग रहा था कि मानो कोई इंसान ना हो, कोई और ही चीज़ हो। और देखते ही देखते इसकी आंखों से गायब हो गया। अब हमज़ा भी सोचने लगा कि यार कैसर को ऐसा क्या हुआ है, वो तो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता, और अगर मजाक भी करता तो अभी तक वापस आ जाता, लेकिन वो तो इतने दूर भाग गया है और मुझे इतने रात को अकेला छोड़कर। लिहाजा ये उसी हवेली के पास दोबारा आ गया। अब जब ये हवेली के पास दोबारा आया तो इसको नज़र आया कि हवेली में कोई काली सी चीज़ खड़ी हुई थी। हालांकि अंधेरा था, उसके बावजूद भी जब बादल हटते थे चांद के आगे से तो हल्की हल्की रोशनी में नज़र आ रहा था कि कोई लंबी सी काली सी चीज़ खड़ी हुई थी और इंसान की तरह की ही लग रही थी। और वो इशारे से इसको अपने पास बुला रही थी और मानो कि वो किसी रोबोट की तरह कह रहा था, मेरी मदद करो। जैसे कि वो इंसान ना हो, ना ही उसकी आवाज़ में कोई दर्द, ना ही उसकी आवाज़ में कोई एहसास, बस बुलाकर ये कह रहा था, हमज़ा भाई प्लीज़ मेरी मदद करो। और बिल्कुल ऐसे बोली जा रहा था कि जैसे उसमें रिकॉर्डिंग फीड की गई हो, और एक ही बार लगातार ऐसे बोलता जा रहा था वक्फे वक्फे से। लिहाजा हमज़ा भी उस हवेली की दीवार टाप कर अंदर चला गया। तो अंदर जाकर उसने कुछ ऐसा देखा कि वो उधर ही बेहोश हो गया। तो कैसर ने जब गांव जाकर सबको बताया कि उसने कुछ ऐसा देखा है और उसके घर भी बताया, और उन्होंने ये देखा कि अभी तक हमज़ा जो है वो वापस नहीं आया, 1 से 1.5 घंटा हो गया है। लिहाजा 3 से 4 बंदे और उनके साथ 5-6 बंदे और जिनके हाथ में असला भी था वो डेरे की तरफ जाने लगे और वहाँ से हमज़ा की आवाज़ें देकर उसको तलाश करते रहे और डेरे पर भी ढूंढा। और हवेली के पास से जब वो गुज़रने लगे वापसी पर तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर कोई पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके हाथों में टॉर्च थी। तो टॉर्च की लाइट में ऐसा लगा कि हवेली के अंदर कोई गिरा हुआ है। लिहाजा 2 बंदे हवेली के अंदर टापे और एक ऊपर से टॉर्च मार रहा था। जब अंदर जाकर देखा तो वो वाकई हमज़ा ही था और बेहोश था। तो जल्दी से उसको चारों बंदों ने अपने कंधों पर उठाया और जिन बंदों के पास असला था वो उनके पीछे पीछे से इधर उधर देखकर चलने लगे कि कहीं इस पर किसी ने हमला तो नहीं किया, और एहतियात से आगे बढ़ने लगे। जब वो गांव पहुंचे तो गांव जाने के बाद हमज़ा को कुछ ऐसा हुआ कि वो सारों के काबू से बाहर निकल गया और सबको मारने लगा। और उसमें अचानक इतना ज़ोर आ गया था कि 6 से 7 बंदों से भी वो काबू नहीं हो रहा था। ये करने के बाद वो दोबारा से बेहोश हो गया। अगले दिन मौलवी साहब को घर बुलाया गया और उसको दिखाया गया। तो मौलवी साहब ने कहा कि इस पर किसी चीज़ का साया हो गया और वो चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो उसको पीछा नहीं छोड़ रही। बस आप लोग अल्लाह से दुआ करें और दम दरूद पढ़ते रहें इस पर। मैं भी कुछ आपको लिख कर दे रहा हूँ तावीज़ वगैरह, इसको पानी में घोल कर भी पिलाएं। आगे से जितनी मर्ज़ी ज़बरदस्ती करें ना पिए, लेकिन आपने इसको पिलाना ही है। और कुछ सूरतें भी आपको बता रहा हूँ, वो आपने इस पर पढ़ कर रोज़ फूकनी है। वो सूरतें पढ़ने के दौरान इसको काफ़ी सारे दौरे पड़ेंगे और वो चीज़ इसको काफ़ी तंग करेगी, लेकिन आपने बिल्कुल रुकना नहीं है और पढ़ते रहना है जब तक कि ये सब कुछ इससे दूर ना हो जाए। आपने यही अमल करते रहना है।
हमज़ा तकरीबन 6 से 7 दिन ऐसे ही रहा, बेहोश हो जाया करता था और दोबारा होश में। खाना वगैरह भी बड़े मुश्किल से उसको खिलाया जाता था। अब 6-7 दिन बाद जब हमज़ा थोड़ा संभलने लगा और उसकी हालत पहले से थोड़ी ठीक होने लग गई थी, लेकिन अभी भी वो फुल ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा उसको दौरा पड़ जाया करता था। अब उसके 1.5 से 2 माह बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और उससे उस चीज़ का असर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब मौलवी साहब ने एक तावीज़ लिख कर दिया कि अब इसको ये पूरी ज़िंदगी अपने गले में पहनना है, तो इसके साथ इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी दोबारा ना होगा। फिर हमने जब हमज़ा से उस दिन के बारे में पूछा तो पहले तो वो काफ़ी डर गया और उस दिन के बारे में बताना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन बाद में मौलवी साहब के इसरार करने पर उसने बताया। तो मौलवी साहब ने कहा कि बताने से पहले बिस्मिल्लाह और कुछ सूरतें पढ़ लो। तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और कुछ सूरतें पढ़ी और सारा वाक़या जो भी उसके साथ हुआ था बयान कर दिया। उसने कहा कि वो जो भी चीज़ थी जो मैंने देखी थी वो जिन्नात के ख़ानदान में से थी और वो बस मुझे ये कह रही थी कि तुम इस हवेली के अंदर क्यों आए हो। बेशक मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन तुम्हें ये अंदर आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कि मैं जब तक तुम्हें यहाँ से ले ना जाऊँ। और उनका पूरा ख़ानदान उस हवेली में आबाद है। ये सब कुछ उसने बताया और उसके बाद दोबारा से बेहोश हो गया। उसके बाद मौलवी साहब और काफ़ी सारे इमाम साहब उस हवेली की तरफ गए और उन्होंने बताया कि हाँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा भार है और काफ़ी पुरानी जिन्नात की फ़ैमिली का इस पर बसेरा है और अब मुमकिन नहीं कि वो इस जगह को छोड़ें। तो बेहतर यही है कि इस जगह को बिल्कुल ताला लगाकर बंद कर दिया जाए। लिहाजा इन्होंने दम दारूद करके उस हवेली के चारों तरफ कि वो चीज़ कभी यहाँ से बाहर ना आ पाए और उसको बिल्कुल किला बंद कर दिया और उस हवेली को बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसके बाद किसी को भी इजाज़त ना थी कि वो उस हवेली के अंदर जा सकता। आज तक वो हवेली बंद है, लेकिन ये नहीं हम जानते कि वो कब तक हवेली बंद रहेगी और वो चीज़ें कब तक उसके अंदर रहेंगी। कभी ना कभी तो वो चीज़ें बाहर निकलेंगी या कोई इस हवेली के अंदर जाएगा, तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये जो अगली स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये भी उसी इलाके की है और उसी हवेली के इर्द गिर्द ये भी रोनुमा हुई थी। लेकिन जब हमज़ा की बात सबके सामने आई तो तब एक लड़के ने भी अपनी बात सबको बताई थी कि मैं उससे पहले तो ये बात किसी को नहीं बताता था, लेकिन हमज़ा की बात सुनने के बाद उसने भी ये सब बताया कि उस हवेली के इर्द गिर्द मेरे साथ भी काफ़ी बुरी चीज़ हो चुकी है। तो ये हमज़ा लोगों की ज़मीनों पर ही काम किया करता था लड़का, मतलब जो फसलों को पानी वगैरह लगाया जाता है और ट्यूबवेल को स्टार्ट वगैरह करने का इसका काम था और पानी का रुख वगैरह बदलने का। तो ये भी वहाँ देर रात तक रुका करता था इनकी ज़मीनों पर और पानी वगैरह दिया करता था। और ये भी बताता है कि तकरीबन एक दिन 8 से 9 बजे का टाइम था। मैं भी उस हवेली के पास से गुज़र रहा था और मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कोई चीज़ मुझे अंदर बुला रही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जैसा हमज़ा के साथ हुआ है। मेरा इससे बिल्कुल बरअक्स और उल्टा ही हुआ था। मैं जैसे ही उस हवेली के अंदर गया था तो मुझे किसी चीज़ ने ज़ोर का जकड़ लिया था। मैं उस चीज़ की शक्ल भी ना देख पाया था, लेकिन ये पता चल रहा था कि वो जो भी चीज़ है वो काफ़ी ऊंची और बड़ी है और उसने मुझे पीछे से पकड़ रखा था। और उसके बाद उसने मुझ पर इतना तशद्दुद किया कि मेरे पूरे जिस्म पर नील वगैरह पड़ गए थे। और उस चीज़ ने मुझे कहा था कि जो भी बात है ये तुमने किसी को बतानी नहीं है और अब इस हवेली के आगे से अगर गुज़रो तो कभी भी गलती से अंदर आने की गलती ना करना। और दूसरी बात ये कि जो मैंने तुम्हें मना किया है ये बात किसी को पता ना चले, अगर चल गई तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। यह कहकर उस चीज़ ने मुझे छोड़ दिया और मैं उस हवेली से बाहर निकला और उसी तशद्दुद वाले जिस्म के साथ, जो कि मुझे काफ़ी पेन महसूस हो रहा था और चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। घर जाके जब अम्मी ने मेरे से पूछा कि ये सब क्या हुआ है, वालिद तो मेरे वफ़ात पा चुके थे, बस घर में मैं और मेरी अम्मी रहा करते थे। लिहाजा जब मैंने कमीज़ उतारी और लेटने लगा तो अम्मी की नज़र पड़ी कि मेरे पूरे जिस्म पर निशान थे। तो अम्मी ने मेरे से पूछा और अपनी कसम दी, लिहाजा मैं झूठ ना बोल पाया और जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने अपनी अम्मी को बता दिया। ये भी जानता था कि उस चीज़ ने मुझे मना किया था ये सब बताने से, लेकिन अम्मी की कसम को मैं कैसे झूठा कर सकता था। लिहाजा जो सब कुछ हुआ मैंने अम्मी को बताया। तो अम्मी ने कहा कि तुम ये सब कुछ मौलवी को बताओ और दम भी करवाओ, लेकिन मैंने अम्मी को इस चीज़ से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी और को भी ये बात पता चले और मेरे लिए और मुश्किल खड़ी हो। लिहाजा मैंने अम्मी को कहा कि बस अब मेरी मरहम पट्टी कर दें
उसके बाद ये ज़ख़म खुद ही ठीक हो जाएंगे। मैंने 3 से 4 दिन छुट्टी भी की, ज़मीनों पर नहीं गया। और उसके बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी दुरुस्त हुई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गया तो मैं दोबारा से ज़मीनों के पास गया। और उस घर के पास और उस हवेली के पास से गुज़रते हुए मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन जब मैं उस हवेली के पास से गुज़रा था ज़मीनों पर जाते हुए, तो वो काफ़ी दिन का टाइम था और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी थे, तो तब तो मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन फिर पिछली दफ़ा की तरह जब मैं ज़मीनों पर पानी लगाकर अपने घर को वापस आ रहा था और उस हवेली के पास से जल्दी जल्दी गुज़रने लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मुझे उड़ाकर हवेली के अंदर ले गई हो। और मैंने अगली ही नज़र में देखा कि मैं हवेली के बाहर से गुज़रता हुआ अब हवेली के अंदर मौजूद था। लेकिन मैं तो हवेली के अंदर गया ही नहीं था, तो ये मैं हवेली के अंदर कैसे आ गया था? हो ना हो ये कोई गायबाना ताकत थी जो कि मुझे उठाकर अंदर ले गई थी। अब दोबारा से मुझे रस्सियों से बांध दिया गया और मेरा मुंह फर्श की तरफ था। वो रस्सियाँ नज़र भी नहीं आ रही थी, लेकिन पता चल रहा था कि मेरे हाथ पांव दोनों बंधे हुए हैं। और फिर से मुझे किसी ने ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया, और इस दफ़ा इतने ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया कि जैसे मेरी हड्डियाँ ही तोड़ देगी वो चीज़। तो इसी दर्द में कराहते हुए मैं हिलता हिलता जब सीधा हुआ तो मेरी उस चीज़ पर नज़र पड़ी। तो मैं उसकी शक्ल आप लोगों से बस यही बयान कर सकता हूँ कि अगर कोई भी उसे देखेगा तो वहीं मर जाएगा। ये तो बस मेरी ही हिम्मत थी कि जो मैं बच गया। उसकी शक्ल देखने के बाद जो मेरे साथ तशद्दुद हुआ था, उस सारी चीज़ों की दर्द मैं भूल चुका था और अब बस मेरे जहन में उसकी शक्ल थी और मैं उसको देख ही जा रहा था। 1 से 2 मिनट देखने के बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो गई और ऐसे मानो कि जैसे मैं ख्वाब में चला गया हूँ। तो जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर की चारपाई पर मौजूद था, और चारपाई पे जब मेरी आंख खुली तो ये वही दिन था कि जिस दिन मैंने अपनी अम्मी को सब बताया था, और अगला दिन तो अभी आया ही नहीं था। तो ये जो सब कुछ मैंने देखा था वो अपने ख्वाब में ही देखा था। मतलब उस चीज़ ने मुझे वार्निंग दी थी कि तुमने अपनी अम्मी को तो बता दिया है, लेकिन अगर अब तुमने किसी और को बताया तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ वाकई में होगा। लिहाजा अभी भी मैं उन्हीं ज़मीनों पर जाता हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने बात आप सबको बता दी है, तो आगे का कुछ भरोसा नहीं कि मेरे साथ क्या हो क्या नहीं। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो समझ जाना वो उसी चीज़ ने मेरे साथ किया है। तो मौलवी साहब ने उसे कहा कि तुम्हें ये बात हम सबको नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन उसने कहा कि मैं कब तक इस बात को अपने दिल में रख कर बैठता। लिहाजा आज मेरा पैमाना लबरेज़ हुआ तो मैंने भी ये बात सबको बता दी। अब पता नहीं वो चीज़ें उसके साथ क्या करेंगी, ये तो वो नहीं जानता। लेकिन आज भी वो उसी गांव में ही है और ज़मीनों पर अब नहीं जाया